मंडल में बहुत बड़ा फेरबदल किया है। मुख्यमंत्री ने आरजेडी कोटे के 3 मंत्रियों का विभाग बदल दिया है। चंद्रशेखर से शिक्षा विभाग छीनकर गन्ना उद्योग विभाग मंत्री बना दिया गया है। चंद्रशेखर को कम महत्वपूर्ण महकमा यानी कि गन्ना विभाग का जिम्मा दिया गया है। चंद्रशेखर की जगह आलोक मेहता को नए शिक्षा मंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया, जबकि ललित यादव को भूमि सुधार विभाग दिया गया है। मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर सियासी कयासबाजी का दौर लगातार जारी है, लेकिन मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर नीतीश ने जो फैसला लिया उससे साफ हो गया है कि गठबंधन सरकार की सुपर बॉस नीतीश कुमार हैं। सिर्फ नीतीश जो चाहते हैं वही होता है। नीतीश कुमार ने फेरबदल कर बहुत बड़ा मैसेज दिया है। नीतीश एक झटके में शिक्षा मंत्री से चंद्रशेखर की छुट्टी कर दी है। शिक्षा मंत्री बने हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब हमें जो भी जिम्मेवारी आज तक मिली है, हम लोगों ने कोशिश की है उसका निर्वहन सही ढंग से हो, और ये शिक्षा विभाग अभी मिला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का हृदय से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम पर भरोसा किया और हमें इतनी महती जिम्मेवारी देने का निर्णय लिया। और मैं अपेक्षा रखता हूँ कि हमारे मंत्रित्व काल में विभाग में बेहतरी होगी। वहीं मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। महागठबंधन नेताओं का कहना है कि ये सीएम नीतीश का विशेषाधिकार है, सभी फैसले राज्य के हित में लिए गए हैं। तो बीजेपी का कहना है कि सनातन के खिलाफ बयान देने पर महीनों चंद्रशेखर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब चंद्रशेखर को हटाने के लिए नीतीश को लालू तेजस्वी से मिन्नतें करनी पड़ी। पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, जिन्होंने शिक्षा मंत्री रहते हुए शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया, विभाग का बेड़ा गर्क कर दिया और सिर्फ सनातन विरोधी बातें करी, वो अपने पद पे महीनों बने रहे। मुख्यमंत्री को अंत में अनुनय विनय करना पड़ा डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव से और इस सरकार के महामुखिया लालू प्रसाद यादव से चंद्रशेखर का विभाग बदलने के लिए। मंत्रिमंडल के संबंध में कोई भी फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है और उसी के अंतर्गत बिहार में कैबिनेट के फेरबदल किए गए हैं। इसको राजनीतिक दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं है। अब मंत्रिमंडल में यदि फेरबदल होता है या किसी भी तरह का फैसला है तो वह मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। बहुत सारे लोग इसके पॉलिटिकल मायने निकालने में लगे हुए हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिन्हें जो मतलब निकालना है वो निकाल सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी बिहार के विकास को ध्यान में रखते हुए ही कोई कार्य करते हैं। देखिए, मंत्री फेरबदल या मंत्री में नए लोगों को लाना, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। और ऐसा ये बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने राजद कोटे के अगर मंत्री का विभाग फेरबदल हुआ है तो बिल्कुल इसमें राजद के जो मुख्य नेता हैं उनसे बिल्कुल चर्चा हुई होगी और उन लोगों ने ही नाम दिया होगा, उस पर ही ये एक्शन लिया गया है। और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को शिक्षा विभाग से हटाकर आलोक मेहता को शिक्षा मंत्री बना दिया गया। इस पर अशोक चौधरी का बहुत बड़ा बयान सामने आया। अशोक चौधरी ने कहा कि शिक्षा मंत्री और के पाठक के बीच अच्छा समन्वय नहीं था। के पाठक से लगातार उनका टकराव हो रहा था। अशोक चौधरी ने कहा कि जब तक मंत्री और सचिव में समन्वय नहीं होगा, सरकार का मकसद पूरा नहीं होगा। सीएम नीतीश शिक्षा को लेकर काफी गंभीर है और ऐसे में आरजेडी ने विभाग बदलने का आग्रह किया होगा और नीतीश ने शिक्षा मंत्री के पद से चंद्रशेखर को हटा दिया। सही हो गया, कुछ विभाग बदल गया, क्या इसका मायने समझा जाए? जैसे कि वो गठबंधन में जो हमारी पार्टी है, सहयोगी हैं, वो उन्होंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया होगा कि इन लोगों का विभाग ऐसे ऐसे बदल दिया जाए। हमको लगता है उसी के क्रम में विभाग बदला है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को लगा होगा कि क्योंकि शिक्षा विभाग को लेकर काफ़ी दिन से संशय बना हुआ था, सेक्रेटरी और मंत्री में आपसी समन्वय बहुत अच्छा नहीं था, तो हमको लगता है कि उस कारण से हुआ होगा। मतलब सहयोगी दल के लोगों ने आग्रह किया होगा और लालू जी और तेजस्वी जी गए भी थे मुख्यमंत्री जी के एक दिन पहले। वो तो उसी क्रम में बहुत सामान्य है। ये तो मुख्यमंत्री जी का प्रोग्रेटिव है ना कि किसको क्या विभाग दें नहीं दें।
सर ये चूंकि शिक्षा विभाग, जैसे कि आपने बताया कि शिक्षा मंत्री और जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उनके बीच में विवाद, तो क्या यही एक वजह रह गई जिसकी वजह से ये हटाया, और क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है? इस शिक्षा पर मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं और के पाठक जी अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। नीचे में जब तक कि मंत्री और विभागीय सचिव का अगर समन्वय स्थापित नहीं होगा तो काम जो इच्छा शक्ति है सरकार की वो पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो आपका इसका कहने का मतलब है सर कि जो के पाठक है वो अच्छा काम कर रहे थे और मंत्री उनके कामों में रोड़ा अटका रहे थे, एक वजह ये भी बनी? जैसे स्मूथली चलना चाहिए था, नहीं चला पा रहे, समन्वय नहीं स्थापित हो पाया, कहीं ना कहीं कुछ कारण रहा। और बार बार हमारे जो गठबंधन के साथी हैं उन्होंने भी और माननीय मुख्यमंत्री ने भी बहुत प्रयास किया। और चंद्रशेखर को शिक्षा मंत्री से हटाने पर बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का बयान सामने आया है। शाहनवाज ने कहा कि बिहार में मंत्रियों की कोई हैसियत ही नहीं है। के पाठक ने शर्त रख दी होगी कि चंद्रशेखर को हटा दीजिए और इसीलिए शिक्षा मंत्री को दूध में मक्खी की तरह हटा दिया गया। की कोई हैसियत नहीं रही है। के पाठक अच्छा काम कर रहे थे और उन्होंने शर्त रख दी होगी कि मंत्री को हटा देना है। नीतीश कुमार जी ने वहां शिक्षा मंत्री जो थे यादव जी, उनको दूध में मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया और ये साबित हो गया कि बिहार में पहले सेक्रेटरी है फिर मंत्री है। और बिहार सरकार के मंत्री चंद्रशेखर का विभाग बदलने पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने हमला बोला है। विजय सिन्हा ने कहा कि विभाग बदलने से जंगल राज के पुरोधा का चेहरा नहीं बदलेगा। अवसरवादिता की राजनीति करने वाले महान नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, विभाग बदलने से क्या वो बदनाम भ्रष्टाचारी जंगल राज के पुरोधा का चेहरा और भावना बदल गया? अरे सत्ता के लिए इतनी समझौता क्यों? आप इन मंत्रियों को एक अफसर के सामने विधायिका को अपमानित आपने कर दिया। विधायिका डिमोरलाइज है। आपके रीजन में है हिम्मत जिसके बल पर सत्ता में आप बैठे हैं। 5 विभाग लेकर के उप मुख्यमंत्री विभाग के अंदर अराजकता है, पूरी वसूली है, तहसीलदारी है, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा हुआ है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और कल सुबह 10:25 पर पीएम मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। 10:55 पर जन्मभूमि परिसर में पहुंचेंगे और 11 से लेकर 12 बजे तक परिसर में ही मौजूद रहेंगे। दोपहर 12:05 से लेकर 12:55 तक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू रहेगा। मंदिर परिसर में पुष्प वर्षा भी की जाएगी। 2:10 पर कुबेर टीला पहुंचेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और 500 वर्षों से भी ज्यादा का इंतजार करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों का खत्म होने जा रहा है। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री की आप देख पा रहे होंगे। कल जब वो वहां पर पहुंचेंगे तो एक भव्य पूजा रखी गई है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसी को लेकर पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। और इसी बीच कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का एक बड़ा बयान सामने आया है। अदालत के फैसले से राम मंदिर बना है। नरेंद्र मोदी पीएम नहीं होते संभव ना होता, पीएम मोदी से संभव हुआ है राम मंदिर और राम मंदिर का श्रेय पीएम मोदी को ही देता हूं। कोई और अगर पीएम होता तो ये मंदिर नहीं बन पाता। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राम मंदिर को लेकर अलग अलग बयान भी सियासी गलियारों के नेताओं की तरफ से सामने आ रहे हैं और कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये बहुत बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री इसका क्रेडिट ले रहे हैं और इसी बीच कांग्रेस के ही एक नेता का ये बड़ा बयान सामने आया, जिन्होंने कहा कि अदालत के फैसले से राम मंदिर तो बना ही, साथ ही साथ अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो ये मंदिर नहीं बन पाता। मंदिर का जो निर्माण हुआ ये अदालत के फैसले से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और भगवान श्री राम
की जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और कल उसकी प्राण प्रतिष्ठा है। ये बात ठीक है कि मंदिर का निर्माण अदालत के फैसले से हो रहा है और हुआ, लेकिन अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री ना होते, अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह कोई और होते तो ये फैसला ना हो पाता और ये मंदिर ना बन पाता। इसलिए मैं राम मंदिर का निर्माण और राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा के शुभ दिन का जो श्रेय है वो सर्वाधिक नरेंद्र मोदी को देना चाहता हूं। सरकारें आईं, कितनी सरकारें आईं, कितने प्रधानमंत्री आए, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, संत महात्माओं के बड़े बलिदान हैं, बड़ा लंबा संघर्ष है। लेकिन अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो राम मंदिर न बन पाता। वहीं 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सभी लोग बेहद उत्साहित हैं। इस दिन को ऐतिहासिक दिन बनाए रखने के लिए लोग अपने अपने घरों में प्रभु श्री राम का ध्वजा फहराएंगे, जिसकी युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है। ध्वजा बनाने के लिए मजदूर दिन रात काम कर रहे हैं। बाजार में प्रभु श्री राम के ध्वजा की डिमांड लगातार बढ़ती ही जा रही है। बिहार और झारखंड में शेखपुरा से ही झंडे बनाकर भेजे जा रहे हैं। शेखपुरा में 5 कारखानों में प्रभु श्री राम का झंडा बनाया जा रहा है, लेकिन भारी डिमांड के कारण झंडे की पूर्ति नहीं हो पा रही है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु राम का ये प्राण प्रतिष्ठा होना है, जिसकी तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। शेखपुरा में भी देखिए आप, बड़े पैमाने पर ये झंडा बनाया जा रहा है प्रभु राम का, और बिक्री भी काफ़ी होगी। जिस दिन 22 तारीख को कहा जा रहा है कि सभी घरों में जो भी सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं सभी अपने अपने घरों में झंडा लगाएंगे और प्रभु राम का लीला का चमत्कार देखेंगे। निश्चित रूप से देख लीजिए कि कारीगर भी बड़े पैमाने पर लगे हुए हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सुबह से शाम तक, रात में भी, क्योंकि डिमांड अभी काफ़ी है। ये झंडा का, प्रभु राम का झंडा का डिमांड काफ़ी है। ये जो संचालक हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं क्या स्थिति है झंडा बनाने का। बताइए क्या नाम हुआ? हाँ भैया, मेरा नाम रवि कुमार हुआ भैया। हाँ, क्या झंडा क्या बन रहा है? ये राम जी का भी जो जन्मभूमि का जो थी है ना, उसी के चलते हम लोग झंडा बनवा रहे हैं। कितना झंडा डेली उत्पादन बना रहे हैं? अभी कम से कम डेली 1000-2000 पीस झंडा की तैयारी हो रहा है। डिमांड कहाँ से हो रहा है? ये झारखंड भी जा रहा है माल, बिहार भी।